नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेसन एनसीईआरटी सेवन्थ क्लास का। सेवन्थ क्लास एनसीईआरटी का सेवन्थ क्लास एनसीईआरटी का सेकंड लेसन हमारी हमारी पृथ्वी के अंदर की एक छोटा सा डेफिनेशन कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं कि ऐसा दिया गया है कि हमारी पृथ्वी के अंदर है क्या। तो उसके बारे में बताया है कि जैसे ये एक अच्छा सा डायग्राम दिया है। मतलब ये हमारी पृथ्वी अगर मान लें तो उसके कुछ ऐसे पार्ट बना रखे हैं कि तीन पार्ट में, मतलब मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि ये इसको अगर हम भूपर्पटी कहें, फिर मेंटल कहें और इसको क्रोड कहें, तो इनके अंदर क्या है और इनकी क्या क्या गहराई रहती है, कहाँ कितनी गहराई रहती है, कौन सी चीज़ों से मिलके बना है, इसके बारे में ही पूरा लेसन बताया है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। जैसे जो भाग हम जिस पे घूम रहे हैं, जो सबसे ऊपर जो एक प्याज के छिलके की तरह है, प्याज का छिलका ही कह सकते हैं। जैसे हम जब पृथ्वी को एक प्याज की तरह मान लें, तो ये जो छिलका है, जो इसका ये छिलका है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भूपर्पटी। भूपर्पटी कहेंगे, भूपर्पटी। कस भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको कस कहा जाता है। कस कहा जाता है जैसे एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी कहा जाता है। और जो जो ये भूपर्पटी है, जैसे अभी कहीं तो हम स्थल पे हैं, तो कहीं ये समुद्र भी है। तो इसका ये बताया कि इसकी जो औसतन गहराई है, कहीं 5 किलोमीटर भी है। जैसे यहाँ हम कहेंगे 5 ही किलोमीटर होगा, और कहीं 35 किलोमीटर भी है। ये डेटा बस मैं एनसीईआरटी के अनुसार बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं लुसेंट पढ़ो वहां पर अलग दिया गया है, क्योंकि हर एक जगह जो बात मानी जाती है वो एनसीईआरटी की मानी जाती है। ये एनसीईआरटी का ऑथेंटिक डाटा है कि 35 किलोमीटर समुद्र जैसे महाद्वीप पर 35 है और समुद्री सहमति पर 5 किलोमीटर इसकी गहराई पाई जाती है। फिर जैसे है ना, इसको जैसे हम एक दूसरे जो कोई भूगोलविद रहे हैं, उन्होंने इसको और भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे इसको कह देते हैं सियाल, साइमा, निफे, NIFE। तो सियाल से मतलब जब हम भूपर्पटी की बात करते हैं तो सियाल, SI तो सिलिका हो गई, सिलिका। AL मतलब एल्यूमिनियम हो गया। तो इस प्रकार इसको इसके नाम दिए गए हैं। जैसे बताया गया है कि सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसको सियाल भी कहा जाता है। और फिर जो भूपर्पटी के जैसे साइमा है, उससे बनी है, जिसको साइमा कहा जाता है। जैसे ये जो साइमा है, ये कहा गया है कि 2900 किलोमीटर, कितना? 2900 किलोमीटर तक की गहराई की है। मतलब भूपर्पटी की पहली परत है, भूपर्पटी पहली परत है, दूसरी परत है मेंटल। जो मेंटल है उसको कहा है साइमा, उसको क्या कहा है? साइमा। साइमा को कई लोग सीमा भी पढ़ देते हैं, SIMA, सीमा भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, जो पृथ्वी का आयतन है, सबसे पहले उस पर भी बात की गई है कि जैसे आयतन के हिसाब से अगर हम पृथ्वी को डिवाइड करें तो कौन सा पार्ट कितना पार्ट घेरेगा, तो उसके हिसाब से बताया कि जो भूपर्पटी का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, भूपर्टी भूपर्पटी, वो ओनली 1% है। फिर जो मेंटल है वो 84% है। और जो तीसरा है कोर, जिसको हम कोर कह सकते हैं या क्रोड कह सकते हैं, वो 15%, वो 15% कवर करती है। जैसे टोटल मिलाकर कितना हो गया? 100% हो गया। जैसे अभी कहें कि जैसे सबसे पहले 1% है, फिर जो मेंटल है 84% है, और फिर 15% जो हमारा कोर है वो है। फिर ये बताया कि जैसे जो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? 3500 किलोमीटर है, या मुख्यतः निकल और लोहे से बनी है। जैसे बताया कि कोर है जो
जो पृथ्वी का कोर है वो नीफे, NIFE, नीफे में अगर इन दो वर्ड को अलग अलग तोड़ दें तो निकिल और Fe मतलब फेरस, तो फेरस से बना है निकिल, और फेरस से बना है, जिसका केंद्रीय करोड़, इसका तापमान बहुत ज्यादा है, जैसे इसका तापमान और दाब बहुत ही ज्यादा है। फिर सेकंड जो बात करी गई है, पहला तो ये बताया कि क्या चीजें हैं और किस किस मतलब उनको कैसे बनी है, उनका आयतन बताया है, यही बताया है। फिर सेकंड पार्ट में ये बताया कि सेल, जो शेल होती है या खनिज कह सकते हैं, जो सेल से ही खनिज बनते हैं, वो कितनी तरह की होती हैं। मेनली जो सेल होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। आग्नेय सेल, नंबर 2 अवसादी सेल, और नंबर 3 कायांतरित सेल। कायांतरित सेल, जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर से निकलकर एज इट इज जो पार्ट निकलता है, वो कुछ भाग जो पृथ्वी के अंदर जमा हो जाता है, तो कुछ भाग बाहर निकल कर आ जाता है, तो इसको तो हम कहेंगे आग्नेय सेल। जो सीधा मतलब जो सीधा मैग्मा के ठंडा होने से बनी है, मैग्मा के जो ठंडा होने से बनी है, उसको कहेंगे आग्नेय सेल। फिर जैसे आग्नेय सेल टूट जाती है, उसके जैसे छोटा छोटा चूर्ण बन जाता है, वो कहीं जम जाती है, कोई चीज उसके ऊपर जैसे हवा पानी ऐसे उस पर गति करते हैं, तो उसके कारण जो दूसरी सेल बनती है, जैसे जो परतदार सेल भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये टूटती है तो ये परतों में ऐसे इकट्ठा होती चली जाती है, तो इसको अवसादी सेल कहा जाता है। और तीसरी है कायांतरित सेल। जब अवसादी और आग्नेय सेल हैं जो दोनों जब दोनों के ऊपर दाब लगता है, ताप लगता है, तो उनका रूप ही चेंज हो जाता है, तो उनकी जैसे काया ही चेंज हो जाती है, तो उसको कहा जाता है कायांतरित सेल। ये एक मतलब बिल्कुल आम सी डेफिनेशन मैंने बता दी है। और जैसे अभी मैंने बताया था कि कुछ भाग अंदर जम जाता है तो कुछ भाग बाहर जम जाता है, तो यहाँ भी बताया कि जो अंदर जम जाता है तो उसको कहा जाता है बहिर्वेदी आग्नेय सेल। जब अंदर जम जाता है तो उसको पृथ्वी के बाहर जम जाता है तो उसको बहिर्वेदी कहा जाता है, जब अंदर जम जाता है तो उसको अंतर्वेदी कहा जाता है। और जैसे जो हमारा जो दक्कन का पठार है, जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है। अब ये जैसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो दक्कन का पठार है वो कौन सी सेलों से बना हुआ है। जो दक्कन का पठार है बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तो जैसे बताया था कि कई बार अंदर जमा हो जाता है तो उसको अंतर्वेदी कहा जाता है, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये छोटे छोटे दानों का रूप ले लेता है। जैसे जब वो अंदर जमेगा तो वो बड़े दानों के रूप में जमेगा, जब बाहर आके जमेगा तो छोटे छोटे दानों के रूप में जमेगा। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों में, क्योंकि अंदर जैसे इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लें, जैसे कोई चीजें जब हम अपने घर में कोई चीज यूज कर रहे होते हैं, अगर कोई चीज धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वो छोटे छोटे दानों के रूप में ठंडा हो जाएगी। अगर कोई चीज को एकदम से ठंडा करेंगे तो वो ऐसे मतलब कुछ बड़ी सी आकृति के रूप में ठंडी होगी, क्योंकि वो उसके दाने बिखर नहीं पाएंगे, उनको हवा नहीं मिल पाएगी, तो हवा नहीं मिल पाएगी तो वो बड़े दाने के रूप में जमा हो जाएंगे। फिर आगे अवसाद सेलों के बारे में बताया कि जैसे परतों के रूप में जो जम जाती हैं उनको अवसादी सेलें कहते हैं। और फिर आग्नेय सेल का मैंने बता ही दिया था कि कैसे रूप बदल के अवसादी सेल बन जाती हैं। फिर सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं, जैसे ये बताया कि जैसे बच्चों के गेम होते हैं, 7 पिट्ठू खेलते हैं या 5 पिट्ठू खेलते हैं, स्टेपू बोलते हैं जिसको, तो उनके उसमें हम किस किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, यही बताया कि सेल का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे हम पत्थर का यूज़ करते हैं, एक पत्थर के ऊपर ऐसे पत्थर जचा लेते हैं, तो उनके साथ ही हम खेलते हैं। तो वो बताया कि सेल अगर हमें देखनी हो तो जैसे बच्चों के क्वेश्चन का आंसर दिया है कि ऐसे सेल, वो भी एक सेल का ही उदाहरण है जो हम स्टेपू में यूज करते हैं। अच्छा, जो सेल होती हैं, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आग्नेय सेल बनती है, आग्नेय सेल से आग्नेय सेल बनती है, आग्नेय सेल से अवसादी सेल बनती है, अवसादी सेल और आग्नेय सेल दोनों से जब उनके ऊपर ताप और दाब
दाब, जब दोनों काम करते हैं तो एक कायांतरित सेल बनती है, कायांतरित सेल बनती है। तो ये एक चक्कर चलता रहता है, तो इसको ही क्या कहा जाता है, सेल चक्कर या चट्टान का जो चक्कर कहा जाता है। जैसे अग्नि सेल से अवसादी बनी, अवसादी अवसाद से सेल बनी तो शिकायंत्री सेल बन गई। फिर से वो जब कभी जब ज्यादा ताप दाब हो जाएगा तो मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगी, फिर मैग्मा निकलेगा तो फिर से वो अग्नि सेल में बदल जाएगी। इस प्रकार ये सेल का एक चक्कर चलता रहता है। सेकंड लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें बस सेलों के बारे में और पृथ्वी की गहराई के बारे में ऐसा ही, मतलब दो मेन पॉइंट बताए हैं कि कौन सी चट्टानों से हमारी पृथ्वी बनी है, और दूसरी कि हमारी पृथ्वी की गहराई कितनी होती है और उसमें कौन से तत्वों से मिलकर बनी है। जैसे बताया कि सियाल, साइमा और निफी, उसका ही मतलब मेन करक्स इसमें दो ही चीज़ों का बताया है। सो जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।